we're seeing second law of thermodynamics. देखो फर्स्ट फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था? फर्स्ट लॉ बेसिकली टेल्स यू अबाउट कि अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी, ठीक है, बेसिकली क्या बताता है, अगर मान लो तुमने एक कोई ये कोई पिस्टन है, इसको तुमने एनर्जी दी, ठीक है, तो इसमें जो भी तुमने इसमें हीट एनर्जी दी है, दिस विल गो इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस जो भी इसमें कुछ वर्क डन होगा। केमिस्ट्री में शायद मैंने आपको बोला इसको उल्टा करते हुआ, ठीक है, ओनली थिंग इस केमिस्ट्री में माइनस डब्ल्यू रहता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम सिस्टम का नहीं सराउंडिंग के टर्म्स में इक्वेशन बना रहे हैं इसके लिए। ओके, तो ये तो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, एनी हीट गिवन गोस इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क दैट यू डू, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, सेकेंड लॉ की क्या स्पेशलिटी है? तो सेकेंड लॉ क्या बताता है हमें? अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक हॉट कप लिया, एक गर्म कप लिया, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो हीट है वो गर्म कप से तुम्हारे हाथ की तरफ जाएगी, यस और नो? अगर तुम कोई चीज हॉट टच करते हो, कोई गर्म चीज को टच करते हो, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? इट इज वेरी ऑब्वियस ना, हीट जो है वो गर्म चीज से तुम्हारे हाथ की तरफ फ्लो होगी, इसलिए इसलिए तो तुम्हें गर्म लगता है ना, यस और नो? इतना हम सबको मालूम है। या अगर हम कोई ठंडी चीज को टच करते हैं तो हमें ठंडा लगता है, क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि हीट अभी हमारे हाथ से उस चीज की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि कोई भी हीट का ट्रांजैक्शन जो होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, यस, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ऐसे तो हो रहा है हीट का ट्रांजैक्शन। क्या आपने कभी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन देखा है जहां पर वो कोल्ड टू हॉट हो रहा हो? ऐसा कोई केस देखा है जहां पे हीट का जो ट्रांजैक्शन है वो कोल्ड से हॉट की तरफ हो रहा हो? जनरली हीट कैसे जाती है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये तो सब लोग एग्री करोगे, ठीक है। ये होता है रेफ्रिजरेटर में, दिस कैन बी देयर इन रेफ्रिजरेटर जो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, व्हेन यू डू सम वर्क देन ओनली दिस इक्वेशन बिकम्स पॉसिबल, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं? यस सर। ओके, तो अब बच्चों अगर समझो नॉर्मल लाइफ में कोल्ड टू हॉट ये ऐसा होने लगा, मतलब आपको गर्म चीज छू के ठंडा लगने लगे, तो वोंट यू बी सरप्राइज्ड? बताओ मुझे, आपको लगेगा अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं गर्म चीज छू रहा हूँ और मुझे ठंडा लग रहा है, ऐसा कैसे हो गया? करेक्ट, करेक्ट ना? सो यस सर। इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू। क्यों? बिकॉज देखो ये जो हीट का फ्लो है ये हमारे दिमाग में से फिट बैठ गया कि नहीं भाई हीट जो है वो हॉट से कोल्ड ही जानी चाहिए, कोल्ड से हॉट कभी नहीं जाएगी, हम गर्म छुएंगे तो हमें चटका बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है। अगर हम ठंडा छुएंगे तो हमें कभी गर्म नहीं लगेगा, हमें ठंडा ही लगेगा। दिस इज वेरी मच एम्बेडेड इन आवर ब्रेन्स। सो इसी का जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो यही बात, इसी बारे में बात करता है। व्हाट इट सेज कि जो जो कोई भी रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगा, ठीक है। कोई भी जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगा, या कोई भी फिनोमिना है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगा, ठीक है। इसीलिए देखो आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे, जैसे हम बोलते हैं ना एंट्रोपी ऑफ टाइम, टाइम जो है वो कैसे फ्लो करता है? टाइम हमेशा फॉरवर्ड फ्लो करेगा ना, बैकवर्ड तो कभी फ्लो नहीं करता है कि नहीं है? करेक्ट ना? अभी कल का दिन जो था वो गया, अभी कल का दिन अब नहीं आने वाला है,
टुडे इज लेट्स से 11, तो अब 10 वाला जो डे था 10 11 21, दैट इज नेवर गोइंग टू कम बैक। करेक्ट? क्यों? क्योंकि जो टाइम का जो डायरेक्शन है, देखो इसको एंट्रोपी से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना। टाइम का जो डायरेक्शन हमेशा आगे की तरफ, जितने भी इवेंट्स होंगे वो सब हमेशा आगे की तरफ ही फ्लो होंगे। टाइम आल्सो फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ठीक है? और कोई कोई ऐसी चीज जो आपको मालूम है जो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है? एनी अदर थिंग यू हैव हर्ड ऑफ जो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है? तो एक तो हमने देखा टेम्परेचर, फिर हमने टाइम भी देखा ना। आप रिएक्शन बोल सकते हो, कोई केमिकल रिएक्शन है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे सपोज तुमने क्या बोलते हैं, लेट्स से तुमने, no I don't know many reactions, but some I don't know some reversible ones, या let's say तुमने मान लो कार्बन प्लस कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताओ, टेल मी सम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यस बच्चों, एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट यू रिमेम्बर? ये चलो मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ। जब आप H2SO4 को पानी में डालते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कभी किया केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट? आप कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को पानी में डालोगे तो पानी हमेशा गर्म होगा। ये उस स्वभाव है उस रिएक्शन का। तो ये रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। ठीक है? तो यहाँ पर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है? तो ये इनका भी डायरेक्शन सेम रहता है, दे ऑलवेज प्रोसीड इन सेम डायरेक्शन। इसलिए आप कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब पानी में मिला डालते हो आप, तो उसको धीरे धीरे डाइल्यूट करना चाहिए। एकदम से डाल दोगे तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाएगा। या जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे CaOH2 बनता है ना शायद, वो भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। करेक्ट? तो ये सब जो रिएक्शन है बच्चों, ये सब एक ही डायरेक्शन में चलने वाली है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि CaOH2 है तो वो फाइनली वो हीट लिबरेट करके CaO प्लस H2O बना देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है? तो ये सब चीजें जो है देखो कैसे चल रही है, ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स एंड दैट शुड कम टू अवर माइंड इज, ये भाई एक ही डायरेक्शन में क्यों चल रही है सब चीजें? इन सब चीजों में एक कॉमन सी चीज जुड़ी हुई है। ये सब चीजें एक डायरेक्शन में क्यों चल रही है? तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल तब है जब आप इसमें वर्क करते हो। लेकिन ये सब जो चीजें दे आर काइंड ऑफ गोइंग स्पॉन्टेनियसली, these all things are spontaneous. Yes. So now anyone has any answer to this, कि ये सब चीजें जो हैं ये एक डायरेक्शन में क्यों चल रही हैं? बता। तो इन तीनों चीज में एक जो कनेक्टिंग लिंक है वो ये है कि स्पॉन्टेनियस, जनरली जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो क्या करता है, सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ाता है। ठीक है? देखो इसका एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप एक होटल के रूम में जाते हो, करेक्ट? लेट्स से यू गो इनसाइड अ होटल रूम। अब होटल रूम में सब चीज एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, देखा है आपने? फ्लोर भी क्लीन है और बेडशीट भी एकदम अच्छे से लगी रहती है, एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस। ठीक है? फिर आप वहां पे रहना स्टार्ट करते हो, उस होटल के रूम में आप रहना स्टार्ट करते हो। फिर आप सोते हो, कुछ खाते हो होटल रूम में, नहाते हो, व्हाट आर द थिंग्स यू डू। तो यू सी आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर 12 आवर्स व्हेन यू सी दैट होटल रूम, तो आप देखते हो अरे कितना ज्यादा ये रूम गंदा हो गया ना, कहीं पे पेपर पड़ा है, कहीं पे कुछ पड़ा है एंड ऑल दैट। सो आप देखते हो भाई ये होटल का जो रूम है कितना गंदा हो गया। ठीक है? तो फिर आप हाउस कीपिंग वाले को बुलाते हो, मैंने जिससे ये सब साफ कर दो भाई, मेरा ये सब जो हो गया है। तो
इसी तरह क्या होता है बच्चों, कोई भी सिस्टम जो रहता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम जो रहता है उसकी रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज होती रहती है। जैसे मैंने आपको बोला टाइम लाइन जो हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगी, तो क्यों है आगे की तरफ बढ़ रही, क्योंकि रैंडमनेस ऑफ द इवेंट्स जो है वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। करेक्ट। हॉट से जो ऑब्जेक्ट है हॉट से कोल्ड क्यों जा रहा है, जब ऐसा होगा तभी ओवरऑल सिस्टम की रैंडमनेस जो है ना वो इंक्रीज होगी। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी एक यहाँ पर जो ये जो फ्लो हो रहा है, ये क्यों फ्लो ऐसा हो रहा है, सो दैट सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ सके। एंड दिस इज अ वेरी बेसिक लॉ ऑफ, मतलब दिस इज यूनिवर्सल लॉ that randomness of any system will keep on increasing. So I'll write it like this. और उसी को हमने एंट्रोपी के टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। Randomness of a system will keep on increasing. और इसको ही आप एंट्रोपी बोल सकते हो। ठीक है, जो मेजर ऑफ रैंडमनेस होता है इसको ही हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो बच्चों ये बात आप सबको समझ में आई कि नहीं आई? ये एक बहुत बेसिक सा रूल है यूनिवर्स का, कि कोई भी सिस्टम है उसका रैंडमनेस जो है ना वो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। आपको रैंडमनेस का मतलब समझ में आ गया? आप होटल के रूम में गए, एकदम साफ सुथरा था, लेकिन आप एक दिन रह के निकलते तो वो थोड़ा गंदा हो जाता है ना, बिस्तर इधर पड़ा उधर पड़ा एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो। तो बेसिकली रैंडमनेस सिस्टम का हमेशा इंक्रीज करेगा। आप एक नई गाड़ी खरीदते हो, नई कार खरीदते हो, पहले दिन तो बहुत स्मूथ चलती है नॉट, बट व्हाट हैपेंस आफ्टर 6 मंथ्स? इंजन जाम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कोई भी सिस्टम है उसका जो रैंडमनेस है वो हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ, दिस इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज नथिंग बट मेजर ऑफ दैट रैंडमनेस। अब देखेंगे हमने कैसे मेजर किया, कि भी हमें मेजर भी करना है ना रैंडमनेस। क्योंकि कोई चीज अगर ऐसी है तो हम उसको अगर मेजर कर पा रहे हैं, then only we will be able to understand it in much better way. So entropy is measure of that randomness. ठीक है, सो आई होप एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि एंट्रोपी होता क्या है। अभी आगे बढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इसको कैसे समझते हैं? ठीक है, तो वहीं से एक्चुअली एंट्रोपी का जो फॉर्मूला आ रहा है वहीं से आ रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पे ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, ये आपको नहीं पढ़ना है, इतना डिटेल में आपको नहीं है ये, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड, तो आपको एक आइडिया आएगा कि फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ से। ठीक है, ओके। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो मेरे पास ये 6 कितने 1 2 3 4 5 6 मान लो 6 एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, राइट। अब आपको यहाँ पर लेट्स से 6 इलेक्ट्रॉन्स है उनको पुट करना है। कैसे पुट कर सकते हो? या 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनको कैसे कहाँ कहाँ पे पुट कर सकते हो? करेक्ट, उनके उनके कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेंगे? करेक्ट, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स। करेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लो, तो 2 ऐसे पुट कर दो, एक ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसको बेसिकली हम बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कितने पोजीशंस में आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, कितने वेज में आप उनको अरेंज कर सकते हो। पढ़ा है ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने? करेक्ट। अभी ये तो 4 में तो बहुत सिंपल है, बट जनरली वी डोंट हैव 4 इलेक्ट, वी हैव सो मेनी ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स। Correct, so many of the particles which want to sit in so many energy levels. So in a real world this number is quite big. ठीक है, करेक्ट। तो एक साइंटिस्ट था, इनफैक्ट बोल्ट्जमैन, यू माइट हैव यू नो दिस बोल्ट्जमैन।
बोल्ट्जमैन ने एक फॉर्मूला बना के दिया इसका। इसने बोला जो एंट्रोपी होगा वो से, तो अगर इसको हम माइक्रो स्टेट्स बोल रहे हैं कि कितने कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो, इसको तुमने बोल दिया माइक्रो स्टेट्स डब्ल्यू। तो इसने एक्चुअली क्या फॉर्मूला फॉर्मूला दिया था एंट्रोपी का, के लॉग ऑफ दिस डब्ल्यू। तो के का होता है यूनिट, क्या होता है, ठीक है, दिस इज अ यूनिट, दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको आएगा नहीं कभी भी फॉर्मूला, दिस वोंट बी आस्क्ड इन योर मेन एग्जाम और एनीथिंग, ठीक है। तो देखो के क्या होता है बच्चों, व्हाट इज के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ना। व्हाट इज द यूनिट फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या होती है यूनिट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, जूल्स पर केल्विन, याद है कि नहीं याद है, जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए एंट्रोपी का फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, बिकॉज डब्ल्यू इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, तो इसको इसलिए हमने लॉगरिथमिक स्केल में काइंड ऑफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला के लॉग डब्ल्यू, दिस एक्चुअली गिव्स यू द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम एट मॉलिक्यूलर लेवल, जो कि हमारे जूल्स पर केल्विन आता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, ओके। तो ये जो अभी जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा एंट्रोपी का, वो उसका जो ओरिजिन है वो यहाँ से ही है, ठीक है ना, ओके। तो बच्चों दो तरीके से हम एंट्रोपी को समझ सकते हैं, एक तो हो गया हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उन चीजों को समझे एंड ऑल दैट, तो वो आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में करोगे अगर तुमने आगे जाके फिजिक्स लिया तो, करेक्ट। एक दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखो, हमने एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था जहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजों को समझ रहे थे कि ओके पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्या ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भी वैलिड है, प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो क्या ये सब चीजें मॉलिक टेम्परेचर क्या होता है, तो ये सब चीजें क्या मॉलिक्यूलर लेवल पे भी वैलिड है, उसको हमने समझा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो सेम वे एंट्रोपी को आप अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे समझते हो तो आपको फिर यू हैव टू यूज ऑल दिस फॉर्मूलेज एंड ऑल, सो वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आ जाएगा। Now there's another way of also understanding entropy, and that is using energy, temperature, and all those parameters. Correct? ठीक है ना? So at जब हम एनर्जी, टेम्परेचर, इन सब थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स समझते हैं एंट्रोपी को, तो एंट्रोपी का जो डेफिनेशन आता है दैट कम्स आउट टू बी एंट्रोपी एज, बेसिकली हम चेंज निकाल रहे हैं यहाँ पे एंट्रोपी का, चेंज इन एंट्रोपी। तो जो चेंज इन एंट्रोपी आता है that comes out to be delta Q by T, ये डेफिनेशन में आता है एंट्रोपी का, ठीक है। समझ में आई बात, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसका यूनिट क्या है, जूल्स पर केल्विन ही आ रहा है, इसका भी यूनिट देखो, ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं, इसको लिख लो जल्दी से। और अच्छा बिफोर वी गो अहेड, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड एंट्रोपी, एनर्जी और एंट्रोपी में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कोई बता सकते हैं एनर्जी और एंट्रोपी में डिफरेंस क्या है, कि सेम है दोनों। एंट्रोपी अभी एनर्जी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंट्रोपी जो होती है वो एनर्जी नहीं होती है, जैसे हम बोलते हैं ना फिजिक्स में हर चीज एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है, एंट्रोपी के साथ वैसे डोंट कंफ्यूज इट टू बी एनर्जी, ठीक है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इवन मास इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिजिक्स में हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो सब एक्चुअली देयर सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, ठीक है। बट एंट्रोपी जो है वो एनर्जी नहीं है, रीजन बीइंग, देखो इनफैक्ट आप बोल सकते हो एंट्रोपी एनर्जी का उल्टा चीज, उल्टी चीज है एंट्रोपी एनर्जी के। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है ना, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, और एंट्रोपी जो है इट ऑलवेज, दिस ऑलवेज इंक्रीजेस,
करेक्ट। तो एंट्रोपी एक ऐसी चीज है जो हमेशा इंक्रीज होगी, इसीलिए आप देखो यूनिवर्स का भी हम बोलते हैं ना, यूनिवर्स का एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, प्लैनेट्स एक दूसरे से फार फार जा रहे होंगे हमेशा। ठीक है, एंट्रोपी इन प्लैनेट्स की क्या होगी, हमेशा दूर दूर जाने की होगी। ठीक है, वो हम पास पास नहीं आएंगे, वो हमेशा दूर, एक दूसरे से दूर जाएंगे, रैंडमनेस को बढ़ाएंगे वो यूनिवर्स की, या उनका मोशन ऐसा होगा सो दैट दे विल इंक्रीज द रैंडमनेस ऑफ द मोशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सब बच्चों को? तो एंट्रोपी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और एनर्जी जो है वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि यहाँ पे जूल्स पर केल्विन आ रहे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या एंट्रोपी भी एनर्जी है क्या? नहीं, नॉट लाइक दैट। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलो तो बच्चों ये होगी बात एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी होता है डेल्टा, हमने इसको डिफाइन तो कर दिया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हम फाइंड कैसे करेंगे? क्योंकि हमें फाइंड करना आना चाहिए ना एंट्रोपी किसी भी सिस्टम का। ठीक है, हमें किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी फाइंड करना आना चाहिए। तो वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी? ठीक है, तो देखो पहले तो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फिनोमिना देख रहे हैं विच इज फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? फॉर इंस्टेंस आप समझो, आपके पास यहाँ पर एक डब्बा है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू अ टैप ओवर हियर। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, अभी तो टैप क्लोज है। ठीक, तो जैसे ही तुम इस टैप को ओपन कर दोगे, वैसे क्या होगा? वैसे ही वैसे तुम देखोगे कि ये जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी सब इस पूरे को भर लेंगे। करेक्ट, अगेन यू सी दिस इज आल्सो अ वेरी स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ रिएक्शन, है कि नहीं है? करेक्ट, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में भी काइंड ऑफ कांस्टेंट हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको इसको आप ओपन करते हो, वैसे आप देखते हो यहाँ पे पहले, यहाँ पे कुछ, अगर आप थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में इसको ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर और वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट्स थे, P1 V1 ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ दूसरे थे P2 V2। करेक्ट ना, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम तो चेंज हो ही गया यहाँ पर। तो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना एंट्रोपी का चेंज आया, व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी, सो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट? मान लो इस 1 से 2 तक अगर हम गए, if I'm going here like this, I need to calculate what is change in entropy. How am I going to do that? Yes, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक, तो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट दैट। तो हमें क्या मालूम है कि एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। दिस इज वेरी गुड थिंग, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? देखते किस, who can explain me this? When I say entropy is a state function, इसका मतलब क्या हुआ? यस बच्चों बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है। यस बताओ जल्दी से, क्या हुआ इसका मतलब? यस बताओ जल्दी से। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, और कौन सा आपने पढ़ा था स्टेट फंक्शन है? भूल गए? स्टेट फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द स्टेट फंक्शन?
देखो हम लोगों ने, आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होता है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। क्यों? फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो याद होगा ना आपको। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब उसकी, उसके पास कितनी एनर्जी, उसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी कितनी है, वो घूम रहा होगा, स्पिन की कितनी एनर्जी है, वो वाइब्रेट कर रहा होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी है, फिर और भी जितनी भी एन नंबर ऑफ एनर्जी है सबको जोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसके पास पोटेंशियल और दूसरा ऑब्वियस सी बात है दूसरे मॉलिक्यूल से भी इंटरैक्ट कर रहा होगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, फिर वो घूम रहा होगा तो उसकी स्पिन एनर्जी कितनी हो गई, फिर उस वाइब्रेट कर रहा होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी हो गई। तो इन सब एनर्जी और भी अगर कुछ एनर्जी आपको पता चलती है उसकी, ठीक है, उन सबको जोड़ दो, वो होती है उसकी इंटरनल एनर्जी। पर क्या किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी निकाल पाना पॉसिबल है? क्या किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी निकाल पाना पॉसिबल है? यस और नो? नो सर। नॉट पॉसिबल। नहीं, हाँ यस, हेमल ने एकदम सही बोला, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। यस, करेक्ट। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उसकी जस्ट हम इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को प्लॉट कर लेते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को प्लॉट कर लेते जैसे ऑन पीवी ग्राफ। इंटरनल एनर्जी में भी हम यही कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो। इनफैक्ट साइक्लिक प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी में तो ऐसा नहीं किया था, बट साइक्लिक प्रोसेस में हमने देखा था कि अगर मान लो कोई 1 से 2 गया और फिर दोबारा 2 से 1 पे आ गया, 1 से 2 गया और 2 से 1 दोबारा ऐसा आ गया, तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? 1 से 2 गया और 2 से 1 वापस आ गया, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। जीरो आया था कि नहीं आया था यहाँ पर? याद है, याद आया कि नहीं याद है? आया। Yes, sir. यस। तो उसी तरह एंट्रोपी भी क्या होती है? एंट्रोपी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। तो इसको देखो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसका जो इनिशियल कंडीशन थी, तो पीवी ग्राफ आपको मालूम है, करेक्ट, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो पहले देखो जो जो भी इसकी इनिशियल कंडीशन थी उसको यहाँ पे प्लॉट कर लो, और जो भी इसकी फाइनल कंडीशन थी उसको इस ग्राफ में प्लॉट कर लो। मान लो इसकी इनिशियल कंडीशन ये थी, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ऐसे भी प्रेशर भी, व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजिंग इस केस में। इस केस में प्रेशर विल, प्रेशर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ी है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो दिस विल बी बेसिकली ये इनिशियल पोजीशन, इनिशियल कंडीशन थी, और ये मान लो इसकी फाइनल फाइनल पोजीशन है। प्रेशर डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेशर की वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम की वैल्यू थी, वॉल्यूम जस्ट डबल हो गया, यार वो जो डेफिनेटली इंक्रीज तो हुआ ही है वॉल्यूम, करेक्ट। ओके, तो अब हमें ये दो पॉइंट्स मिल गए, ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए। ओके, और हमने इसमें कितना हीट दिया है, करेक्ट, अगर वो हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं एक प्रोसेस बना लूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक प्रोसेस बना लेता हूं, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि पीवी ग्राफ में हमने एंट्रोपी क्या, एंट्रोपिक स्टेट फंक्शन है, ये जस्ट केवल इनिशियल और फाइनल प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, ये पाथ इसने कैसे लिया इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू delta q by 2. You'll understand how what an intelligent move it is to calculate entropy, करेक्ट, हमें अल्टीमेटली ये निकालना है, ठीक। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे, मान लो मैं इसको एक आइसोथर्मल प्रोसेस से जोड़ दूं, इससे जोड़ दूं, आइसोथर्मल प्रोसेस से जोड़ दूं, ठीक है, करेक्ट। तो अगर मैंने इसको एक आइसोथर्मल कर्व से जोड़ दिया, तो अब आप यहाँ पर डेल्टा क्यू निकाल सकते हो,
बताओ जल्दी से, कैन यू कैलकुलेट डेल्टा क्यू यहाँ पे? से यस नो, निकाल सकते हो ना? यहाँ अभी इसमें इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए आप, इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक लेके गए। मान लो तुमने यहाँ पर एक आइसोथर्मल प्रोसेस एकदम ऐसे ही सेम टू सेम फ्रॉम पोजीशन आई टू पोजीशन एफ, आपने एक आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे बना दिया, ठीक है? तो अब इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तुम क्या कर सकते हो? इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तुम निकाल सकते हो डेल्टा क्यू, निकाल सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, निकाल सकते हो कि नहीं? याद है क्या फॉर्मूला था? Anyone remembers what was formula for this? Delta Q या delta Q was nRT log of VF by VF। देखो अगर तुमने ये निकाल लिया तो T को बस तुम क्या कर दो, डेल्टा Q by T कर दो। ये तो एक तरीका हो गया एंट्रोपी निकालने का, है कि नहीं है ना? यस और नो? करेक्ट बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एंट्रोपी इन आवर रियल वर्ल्ड्स। तो आप कुछ बुक्स में पढ़ोगे तो आपको आई मीन दे विल जस्ट पुट इट दिस वे, वी हैव टू यूज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हुआ कि हम इसको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में लेके जा रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस भी बताया था मैंने क्या होता है, देखो अगर आप इसको एकदम छोटे छोटे स्टेप्स में लेके जाओगे और फिर वही स्टेप्स को रिपीट कर लो तो जिस पाथ से ये गया उसी पाथ से वापस भी आ जाएगा, तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इतना खैर इसकी जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें आई और एफ वाले पॉइंट्स तो पता है। अब हम इसको पॉइंट्स, हमें इसको भी हमें एक कोई तो कर्व से जोड़ना है, मतलब कोई प्रोसेस अगर हम इसको एक आइसोथर्मल प्रोसेस से जोड़ दें, ठीक है, तो उसकी जो चेंज इन एंट्रोपी होगी और इसकी जो चेंज इन एंट्रोपी होगी या इसकी जो चेंज इन एंट्रोपी होगी, सबकी एंट्रोपी सेम होगी एक्चुअली में। ठीक है, बट इन सब की डेल्टा क्यू निकालने इन सब प्रोसेस के लिए इट्स नॉट एन इजी थिंग, तो इसलिए हम फिर इसको आइसोथर्मल कर्व से जोड़ देते हैं, आइसोथर्मल कर्व से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने जो यहाँ ये जो प्रोसेस की है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको प्रोबेबली आइसोथर्मल से जोड़ा है, एडियाबैटिक से नहीं जोड़ा। एडियाबैटिक से आप जोड़ना वोंट बी दैट मच इजी फॉर दिस। समझ में आ रही है बात? की वैल्यू ये होती है ना, एनआरटी इनको क्या क्या किसकी? वर्क डन की वैल्यू होती है ना हाँ, आइसोथर्मल। तो यहाँ पे ये वर्क, बिकॉज दिस इज एन दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट? मतलब जिस पाथ से तुम इसको इधर, जीरो होते हैं यस इसलिए यस यस यस, अगर आप इसको देखो एक रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह ट्रीट करो, मतलब जिस पाथ से तुम इसको लेके जा रहे हो, सॉरी, जिस पाथ से तुम इसको लेके जा रहे हो उसी पाथ से तुम इसको दोबारा लेके आओ। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में तुम्हारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ना, करेक्ट और नो? तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, और क्योंकि तुम सेम पाथ पे लेके जा रहे हो तो जितना जो तुमने वर्क डन किया वही यहाँ पे हीट हीट गिवन होगी। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर हम ये जो प्रोसेस है मेरा, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ओके। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना, यहाँ पर ऐसा यू कैन अज्यूम इट लाइक दिस ऑलवेज। ओके, तो ये देखो इंपॉर्टेंस होता है पीवी ग्राफ का। जस्ट अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, एक आइसोथर्म से जोड़ दो इसको और जस्ट यू कैलकुलेट दिस, ये टर्म निकाल लो। ठीक है, आ जाएगी एंट्रोपी। चलो लिखना ही जल्दी से लिख लो, इसके बाद हम उस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे। ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बट यहाँ पर भी देख लो। देखो हमें क्या मालूम है, du जो होता है, देखो ये सब तरीके हैं एंट्रोपी निकालने के। तो कभी कभी आपको फिजिक्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछते हैं, सो दे आस्क यू टू कैलकुलेट एंट्रोपी। ठीक है, तो पता रहनी चाहिए, मेथड्स पता रहनी चाहिए।
देखो हमें क्या मालूम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, du इज इक्वल टू dq माइनस dw, करेक्ट? ठीक है ना? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है? करेक्ट? ओके, अब बताओ मुझे du को आप क्या लिख सकते हो? du को आप क्या लिख सकते हो? यस एनीवन? du को आप क्या लिख सकते हो? देखा था ना हमने लास्ट क्लास में? NCV. यस, वेरी गुड, NCV डेल्टा टी dt, ये लिख सकते हैं ना du को। और dw को क्या लिख सकते हैं हम? मान लो ये, इसको हमने मान लिया दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, सो pdv लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हैं ना, विच इज इक्वल Yes. टू dq। अब देखो हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी निकालना है, ठीक है? तो एंट्रोपी के लिए dq बाई t कर दो यहाँ पर, ncv dt बाई t कर। अब देखो p को क्या लिख सकते हो? p को लिख सकते हो pv इज इक्वल टू nRT, सो p को आप लिख सकते हो nRT बाई v, करेक्ट? प्लस nRT बाई v इंटू डी, और t से आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, dt कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? करेक्ट? तो अब देखो यहाँ पे, तो dq बाई t इज इक्वल टू, तो अब अगर मैं इन सब टर्म्स को इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो बता सकते हो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑब्वियसली एनसीवी भी बाहर आ जाएगा, तो बता सकते हो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो ये तो देखो, ये टर्म तो मेरा एंट्रोपी हो गया, ऊपर मैंने डिफाइन किया था एंट्रोपी को, अगर तुम्हें याद होगा तो, ठीक है? ये वाला टर्म क्या हो गया? ये हो गई मेरी एंट्रोपी, ठीक है? तो इसको मैं डेल्टा एस लिख दूंगा, और ऑब्वियसली एनसीवी तो कांस्टेंट है, dt बाई टी, ये तो अब दिस वेरी सिंपल इंटीग्रल क्या आ जाएगा, log ऑफ टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टी फाइनल बाई टी इनिशियल। ये समझे ना बच्चों कैसे आया? देखो dt by t initial to final, this gives me log of t, now from initial value to final value, so log of t final minus log of t initial, which gives me log of t final by t initial। तो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Clear है सर. उसी तरह ये भी देखो, ये वाला टर्म भी आ जाएगा एन आर, ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इस तरह का रिलेशन? ऑब्वियसली दिस I2 फाइनल, केमिस्ट्री में पढ़ा था इस टाइप का रिलेशन कि नहीं पढ़ा था? So this relation you can use for calculating entropy, ठीक है? तो अगर आपको कोई आइसोबारिक प्रोसेस दिया है कि उसके लिए एंट्रोपी निकालनी है, तो ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को? अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, और जैसे अभी पहले हमने क्या देखा था, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, तब आपको एंट्रोपी निकालनी है। अब अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तब अगर एंट्रोपी निकालनी है, तो यू कैन यूज दिस रिलेशन। और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा, तो केवल एंट्रोपी ये हो जाएगा एनसीपी लॉग ऑफ टी, मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वही चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। तो इसमें देखो आपको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं ना। अगर तुम्हारा वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसके लिए अगर तुम्हें देखना है, तो उसके लिए फिर तुम्हारा जस्ट ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, दिस टर्म इज जीरो, ठीक है? और केवल ये वाला टर्म बचेगा, एनसीवी लॉग ऑफ टीएफ बाई टीआई, ठीक है? चलो इसको जल्दी से लिख लो।
फिर इसका हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे। So this is change in entropy for isobaric, कैसे लिख देता हूँ, change in entropy for a isobaric process। लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा ये, जल्दी से बताओ बच्चों। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी तुम एंट्रोपी निकाल रहे हो किसी भी चीज का, किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी सिस्टम का रादर, करेक्ट, तो आप क्या करते हो, आप उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में लेके जाओ, ठीक है। आपको उसको इस जो प्रोसेस है उसको रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह अज्यूम करके फिर उसका एंट्रोपी निकालना है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया, जब तुम इसका स्टॉप कॉक खोल दोगे देन व्हाट विल हैपन, पीवी, करेक्ट। तो इनिशियल पोजीशन ये थी हमारी, फाइनल पोजीशन जब ये भर जाएगा, पूरी सब जगह गैस भर जाएगी, मैंने आपको क्या बताया, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो रहा है, वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम इस पॉइंट को एक रिवर्सिबल प्रोसेस से कनेक्ट करना है। रिवर्सिबल प्रोसेस से कनेक्ट करना मतलब क्या हुआ, ऐसा जाओ कि यहां से यहां तक, ऑब्वियसली तुम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस से कनेक्ट कर सकते हो, तो तुम जाओ भी इस प्रोसेस से और तुम आ भी जाओ इस प्रोसेस से, एकदम धीरे धीरे इस प्रोसेस को तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, एकदम माइन्यूट माइन्यूट स्टेप्स में, करेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर तुम्हें ये मालूम है कि इस केस में इसका इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, ये कितना हो जाएगा, एन आर टी log of v final by v initial, ठीक है। और हमें क्या पता है, एंट्रोपी कहते हैं डेल्टा क्यू बाई टी होती है विच इज एन आर log of v final by v initial। तो अब देखो n कितना है, 1 मोल दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है। r की वैल्यू कितनी थी, 8.314, करेक्ट, log ऑफ, अब v फाइनल कितना हो जाएगा, v फाइनल यहाँ पे देखो वॉल्यूम जस्ट डबल हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे जस्ट डबल हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो log ऑफ 2, क्योंकि 2v बाई v विच इज 2 ओनली। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। तो गैस को एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है तुम्हें। अच्छा, बिफोर वी एंटर इनटू दिस, एक दूसरी चीज भी बता देता हूँ, ये जो रिलेशन आ रहा है ना अपना, nRT log bf by vi, ये जो रिलेशन है अपना, ये हमने कैलकुलस से डिराइव किया, अगर आपको याद होगा तो। वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी, ये होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला, जस्ट इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर या अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P को तुम क्या लिख सकते हो, एन आर टी बाई वी टाइम्स डी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर इज काइंड ऑफ चेंजिंग, ठीक है ना बच्चों।
इनफैक्ट वर्क डन आप ऐसे निकालते हो, यहाँ पे भी मैंने वर्क डन इसमें ऐसे निकाला है, यहाँ पर भी देखो वर्क डन जो मैंने निकाला था ऐसे निकाला था ना, पीडीवी कहाँ गया, पीडीवी, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ओके चलो, तो समझ में आई ये बात, तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लो, आई थिंक तो कितना आएगा तुम्हारा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आई थिंक तेरा फाइनल आंसर जो है वो कुछ तो 5.76 जूल्स आ रहा है, और देखो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, 5.76 जूल्स पर केल्विन। तो ये क्या बताता है, एंट्रोपी, ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो सिस्टम का बढ़ गया, क्लोज्ड सिस्टम का ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो गया, रैंडमनेस जो सिस्टम का बढ़ गया, ठीक है। चलो इसको जल्दी से अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ तब तक आपको। ओके देखो बच्चों, अभी ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जब भी हम एंट्रोपी निकालते हैं, हम क्या करते हैं, उसको हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस मान के फिर हम इसका एंट्रोपी निकालते हैं, करेक्ट ना, हम उसको उसका रिवर्सिबल प्रोसेस उसको मान के फिर उसका एंट्रोपी निकालते हैं, करेक्ट ना, करेक्ट। तो अब देखो, अब ये मान लो इनिशियली दिस वाज एट टेम्परेचर 60 डिग्री एंड दिस वाज एट टेम्परेचर 20 डिग्री, करेक्ट। तो अब तुम क्या यहाँ पे क्या अज्यूम करो, स्मॉल, एकदम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में आपको टेम्परेचर चेंज करना है इसका, सो दैट वो 60 से 40 हो जाए, तो 60 से 40 हो जाए एकदम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में। तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम, इसको देखो, इंटीग्रेशन। यस। तो बेसिकली अब तुम इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि तुमने यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसको एक रिजर्वॉयर पे रखा है, जिसका टेम्परेचर तुम एकदम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में चेंज कर, तो ये नॉब है रिजर्वॉयर की, और ये जो ब्लॉक है इसका जो टेम्परेचर है तुम एकदम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में इंक्रीज करा रहे हो, ठीक है, करेक्ट। तो जैसे आप समझो ये पहले 60 डिग्रीज पर था, तुम्हारा हो सकता है रिजर्वायर को 59 डिग्री सेल्सियस पे रख दो, तो क्या होगा, दिस विल गिव सम एनर्जी टू दिस रिजर्वायर, है कि नहीं है, फिर 58 कर दो। तो ऐसे तुम्हें एकदम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में जाना है, सो दैट जब तक इसका टेम्परेचर कितना दिया, उसने दिया है ना फाइनल टेम्परेचर इसका 40 डिग्री ना हो जाए,
समझ में आ रही बात की नहीं है? तो हमें एकदम बच्चों एकदम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में निकाल के इसको रिवर्सिबल प्रोसेस करके तभी आप एंट्रोपी निकाल सकते हो। नहीं तो फिर अगर आप देखो प्रॉब्लम क्या होगी, आपको लग रहा होगा कि हमें क्यों why I am again using this term reversible process, करेक्ट? अगर तुम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं लेते हो, अगर तुम बोल देते हो मैं तो कोई भी प्रोसेस ले लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? पर उसमें फिर इंटरनल एनर्जी भी ऐड हो जाएगी, एंड वी डोंट हैव एनी मींस ऑफ कैलकुलेटिंग दैट इंटरनल एनर्जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको एकदम रिवर्सिबल प्रोसेस बना के फिर इसको आप इंटीग्रेट करो, ठीक है? तो अब सपोज यहाँ पे स्मॉल चेंज इन हीट कितना होगा, dq, स्मॉल चेंज इन हीट dq कितना होगा? यस mc dt, या mc dt। यहाँ पे क्या दिया इसने आपको, यहाँ पर इसने तुम्हें दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है ना, तो mc मास ले लेंगे, c ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे dt ले लेंगे, ठीक है? करेक्ट, ओके। एंड व्हाट वाज एंट्रोपी? एंट्रोपी हमने क्या देखा था, क्या व्हाट इज एंट्रोपी? dq by t from initial to final position, this is what is our entropy। इसको भी t से डिवाइड कर दो, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ना। चलो अब इसके आगे आप करो, अब देखता हूँ आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब तुम रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस इज जस्ट एन आइडियल प्रोसेस। जब तुम I से F जा रहे हो, यहां तक तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, करेक्ट, A से B। तो जब तुम डेल्टा S फ्रॉम A टू B लेते हो और डेल्टा जब तुम B से A लेते हो, तो दिस इज जीरो, विच गोज टू शो कि जब तुम रिवर्सिबल प्रोसेस में जाते हो तो एंट्रोपी उसकी डिक्रीज हो रही होगी, करेक्ट? तो इसका जो सम है एंट्रोपी का, वो जो है वो जीरो आ जाता है। तो जल्दी से बच्चों इसका ये करो, फिर आई गिव यू ब्रेक। इसके बाद जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। इसके बाद कैसे करोगे? ऑब्वियसली इसको फिर आप इंटीग्रेट कर दोगे ना, mc। सर तो फाइनल आंसर 0 है क्या? नहीं, फाइनल आंसर आप निकाल के देखो, जीरो नहीं आएगा। ये रिवर्सिबल, ये इसको हमने रिवर्सिबल प्रोसेस बना दिया है, मतलब आप केवल इस ब्लॉक को रिवर्सिबल प्रोसेस, इस ब्लॉक के लिए आप ये चीज कर रहे हो, ठीक है? फिर उसी तरह इस ब्लॉक के लिए भी सेम चीज करनी पड़ेगी, ओके? तो जब तुम इसको निकालोगे mc log of t फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, फिर यू कैन जस्ट आई थिंक ये कितना है, mc log of t फाइनल बाई t इनिशियल आ गया ना, ठीक है, t फाइनल बाई t इनिशियल। इसको केल्विन में लेना, डोंट टेक इट इन सेल्सियस। तो अब इसके लिए पहले एंट्रोपी निकाल लो, फिर इसके लिए एंट्रोपी निकाल लो और दोनों को सम कर दो, क्योंकि ये दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है? तो तुम देखोगे इस क्लोज सिस्टम की एंट्रोपी, जो ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज्ड आ रही है, बिकॉज दैट हैज टू बी ऑलवेज देयर, दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ। तो पहले हम निकालेंगे एंट्रोपी, लेट्स से इस बार वाले ब्लॉक का। तो ये 60 से 40 तक चला गया ना, 60 से 40 तक चला गया, 1.5 और 386, ठीक है? तो ये 60 से 40 तक है, तो ये IL का है, तो ये 1.5 इंटू कितना, 386 था ना, ठीक है, 386, यस। और ये कहां से कहां तक गया, 60 से 40 तक। तो फाइनल कितना हो जाएगा इसका, 40 हो जाएगा, और इनिशियल कितना था, 60 था। आई एम सॉरी, इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना है, सर केल्विन में लेना है। केल्विन में, यस केल्विन में लेना है, डोंट हैव टू टेक इट। तो 273 प्लस 40 और 273 प्लस 60 बराबर है, अभी 40 हो गया था ना दोनों का टेम्परेचर। अगर मैंने कोई डेटा में योग कर दी तो बता देना, नहीं तो मेरा भी आंसर भी गलत आ जाएगा। इसको करके देखते हैं अभी। देखो ये आई थी, ये वाला जो एंट्रोपी ये नेगेटिव आएगा आपका, क्योंकि ये लॉग जो है दिस इज लेस देन 1 ना, 1 से कम की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव आती है लॉग में। 1.5 इंटू 386 इंटू
log of हो गया 73 प्लस 40 और 273 प्लस 60। तो ये देखो आ रहा है तुम्हारा -35.86 जूल्स पर केल्विन। इसी तरह जब तुम लेफ्ट वाले का निकाल लिया, इसी तरह राइट वाले ब्लॉक का निकाल लो। ये आई लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट समझ लो, आर मतलब राइट। ओके, तो अगेन 1.5 इंटू 386 इंटू लॉग ऑफ, अभी कितना हो जाएगा ये कितने से कितना जा रहा है, 20 से 40 जा रहा है, तो 273 प्लस किससे मैंने बोला 20 40 से फाइनल 40 हो गया, इनिशियली कितना सर था वो पहली वाली वैल्यू -78 क्या? पॉइंट कुछ आ रहा है, -77 -78 के आसपास आ रही है। नहीं मेरी तो इतनी आ रही -35.86, मैंने कैलकुलेटर सॉल्व किया इसको। इसको बोल रहे हो आप? नहीं वो फाइनल आंसर उसका, हाँ। हाँ, इसका -35.86 आ रहा है और इसका देखते कितना आएगा। ये नहीं, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया ना इसको, तो दिस कांट बी रॉन्ग। इसका आ जाएगा, सर मैंने भी कैलकुलेटर पे डाल के देखा था। एक सेकेंड मैं फिर से देखता हूँ। तो डेल्टा एस आर कितना आ रहा है आपका, फिर से एक बार चेक करो। ये वैल्यू आप बोल रहे हो कितनी आ रही है आपकी? -78 के आसपास आ रही है। 78। बाकी बच्चे भी जल्दी से चेक करो, -78 पॉइंट कितनी आ रही है? 0.9। 0.9। एक बार मैं फिर से कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। एक सेकेंड ना, मैं तो इतनी आ रही -35.86। ठीक है, फाइनल आंसर निकाल के देखते हैं, विल चेक इट विद द आंसर। सर मैं चेक करती हूँ फिर से। आप चेक करो, शायद आपने कुछ मिस्टेक कर दी है। तो अब जो फाइनल एंट्रोपी है वो कितनी हो जाएगी? करेक्ट। सो अभी देखो हमने इसको रिवर्सिबल मान के कर लिया एंड हमने दोनों के एंट्रोपीज निकाल ली। तो फाइनल एंट्रोपी विल बी लेफ्ट प्लस एंट्रोपी फॉर राइट, ये आई हटा दिया सर, ये लेफ्ट वाले ब्लॉक का, ये राइट वाले ब्लॉक का, ठीक है। तो कितना हो गया -35.86 प्लस 38.23 विच इज हाउ मच, 35 प्लस 38.23, 2.36 के आसपास आ रही है, 2.367 जूल्स पर केल्विन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एंट्रोपी जो ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो क्लोज्ड सिस्टम की हमेशा बढ़ गई ना, इवन तो यहाँ पे टेम्परेचर दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए, स्टिल जो ओवरऑल एंट्रोपी है पूरे सिस्टम की वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। और मैंने आपको बताया एंट्रोपी से हम क्या मेजर कर रहे हैं, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। तो वी कैन कंक्लूड हियर कि रैंडमनेस ऑफ अ क्लोज सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। randomness of a closed system always ठीक है। ये हमेशा एक ये फैक्ट की तरह इसको समझ लो, रैंडमनेस किसी भी क्लोज सिस्टम का हमेशा इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा। अगर आपको डिक्रीज करना है तो फिर आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा उसको डिक्रीज कराने के लिए, ठीक है। चलो लिखना है तो जल्दी से इसको लिख लो एंड देन वी कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है। हम देखते हैं एफिशिएंसी एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू एंट्रोपी। ठीक है, इंजन मालूम है सब बच्चों को, हम देखेंगे हाउ इट इज रिलेटेड टू एंट्रोपी, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। हम पहले इंजन समझते हैं क्या होता है। एक्चुअली दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड टॉपिक,
बहुत से इंजन होते हैं। वी हैव ऑटो इंजन साइकिल, वी हैव कार्नोट, वी हैव स्टिरलिंग। आपको स्टिरलिंग भी पढ़ना है। स्टिरलिंग जस्ट एक बेसिक सा आइडिया आपको दिया जाएगा स्टिरलिंग का। तो ऐसे कई प्रकार के इंजन्स जो है वो होते हैं इन डे टू डे लाइफ। नाउ कार्नोट इज अ हाइपोथेटिकल इंजन। ठीक है, कार्नोट इंजन जो है वो एक्चुअली में दैट्स अ हाइपोथेटिकल। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कार्नोट, ठीक है, कार्नोट इंजन ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है, करेक्ट। बाकी सब इंजन जो है जैसे स्टर्लिंग है वो आप बना सकते हो रियल वर्ल्ड में, ऑटो इंजन साइकिल है वो आप बना सकते हो, बट कार्नोट एक्चुअली में आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जस्ट एक काइंड ऑफ हाइपोथेसिस है। और ऐसा माना जाता है कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक इंजन के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। इंजन मालूम है क्या होता है? आप देखो बाइक्स में रहता है, आपके कार में रहता है इंजन। बोलते हैं ना बाइक 100, मेरी बाइक 150 सीसी की है, 180 सीसी की है, 200 सीसी की, 220 सीसी की है, लाइक दैट। आप बोलते हैं ना इंजन का कैपेसिटी देना है, क्या होता है वो? व्हाट इज दैट एक्चुअली? एनीवन? ओके बच्चों, तो बेसिकली देखो ये क्या है, ये एक इस तरह के इंजन्स आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो आगे जाकर तो इस तरह के बहुत से इंजन्स पढ़ोगे, इनफैक्ट ये सब स्टडी जो आप इंजन्स में फिर से करोगे, तब देखो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे ये दिस इज इनटेक वेल ओपन, तो यहाँ पे जो आपका जो फ्यूल रहता है, जो पेट्रोल रहता है ना, वो एक वेपर फॉर्म में यहाँ पर आता है। ठीक है, और जैसे ही आता है वैसे ये वेल जो है बंद हो जाता है, करेक्ट। और तो देखो पिस्टन मूव्स कॉज, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, दिस इज काइंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। यहाँ पे स्पार्क प्लग रहता है, स्पार्क प्लग जस्ट एक स्पार्क देता है, उससे क्या होता है पेट्रोल जो है वो जलने, मतलब इट्स काइंड ऑफ वो जलने लगता है, इट काइंड ऑफ एक्सपैंड, उसकी और एनर्जी बढ़ जाती है, हीटेड अप, तो उसकी वजह से ये पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करता है। ठीक है, और ये क्योंकि अभी जल चुका है पेट्रोल, करेक्ट, तो यहाँ से फिर ये एग्जॉस्ट वेल्व है जो कि ओपन होती है और तुम्हारा पेट्रोल बाहर जाता है, और फिर ये जो इंजन है फिर ये ऊपर की तरफ फंस जाता है, फिर ये बंद होती है, फिर ये खुलती है, फिर अगेन सेम थिंग हैपेंस, यू नो ये पेट्रोल यहाँ पर है, ये वेल्व क्लोज हुई, ये क्या करता है, ये इसको जलाता है पेट्रोल को, और बिकॉज ऑफ दैट इग्निशन दिस वेल्व अगेन गोज डाउन एंड दिस गोज अप। तो ऐसे ऐसे काइंड ऑफ तुम्हारा तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस अप एंड डाउन मोशन, इस ऊपर नीचे के मोशन की वजह से एक रोटेटरी मोशन यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ऊपर नीचे के मोशन से एक रोटेटरी मोशन जनरेट होता है, ठीक है, जो कि पहिए को तुम्हारा घुमाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हम्म। तो ये इंजन्स होते हैं बेसिकली, तो इनकी हम एफिशिएंसी और ये सब जो है वो सब निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक जो आइडियल इंजन है, पहले हम वो देखते हैं कार्नोट, फिर हम स्टर्लिंग भी देखेंगे, स्टर्लिंग इंजन, और फिर रेफ्रिजरेटर भी देखेंगे अगर टाइम मिला तो कार्नोट इंजन में देखो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अ कार्नोट इंजन। इसको कार्नोट इंजन कार्नोट इंजन साइकिल, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया ना इंजन में बेसिकली हो क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, गैसेस आ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन कंप्रेशन बिकॉज ऑफ विच दिस वेल विल मूव अप एंड डाउन। इसकी वजह से ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये मूव होता है, ये ऊपर नीचे की तरह तरह मूव होता है, करेक्ट। आपने ये देखा होगा, ट्रेन्स देखी होंगी पहले, जो डीजल वाली जो ट्रेन्स होती हैं, डीजल वाली ट्रेन में देखो ऐसा रहता है ना, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं देखा है, इस तरह का एक ये रहता है, करेक्ट, जो कि एक ऐसे रॉड पे माउंटेड रहता है, करेक्ट। तो अब होता है क्या है, ये एक पिस्टन से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि पिस्टन आगे इसको आगे ढकेलता है, पीछे ढकेलता है, आगे ढकेलता है, पीछे ढकेलता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इसमें एक रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस कर पाता है। ये देखा है अपने इंजन की नहीं, इस तरह के इंजन कनेक्टेड रहते हैं,
पहले स्टीम इंजन इस तरह के हुआ करते थे, एनीवेज। तो तो अब देखो कार्नोट इंजन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन में तो हम पहले क्या करते हैं, गैस को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट टेम्परेचर देते हैं गैस को, ठीक है, वी जस्ट गिव इट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसा भी देखो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो गैसेस हैं, अगर मान लो कि इसको हीट करें एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे दिस नॉट एग्जैक्टली हीटिंग बट ठीक है, आप गैसेस को हीट करो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ गई बात। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, कौन सा प्रोसेस हो गया, ओके। तो तुम्हें क्या करना है, देखो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे तुम अपने अपने एक जो भी तुम्हारा इंजन है उसको यहाँ पे रखो, ठीक है। अब बताओ, अब अगर मान लो इंजन का वेल्व यहाँ पर है स्टार्टिंग में, तो व्हाट विल हैपन, अगर मान लो टेम्परेचर T1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, दे विल टेक सम हीट फ्रॉम दिस, दे विल टेक सम हीट फ्रॉम दिस और नो, इससे हीट लेंगे कि नहीं लेंगे बच्चों, करेक्ट ना। देखो अभी नाउ यू विल बी थिंक, ये एकदम उसकी तरह तरह ही हो गया जो हमने ऊपर प्रॉब्लम की थी ये वाली, ऑलमोस्ट इसको हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह ट्रीट करके देन विल काइंड ऑफ मेजर इट्स एंट्रोपी एंड ऑल दैट। तो एनीवेज पॉइंट इज, अगर तुमने एक इसको एक T1 टेम्परेचर के रेजर्वॉयर के ऊपर रखा, T1 हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, इट विल टेक ऑल द हीट फ्रॉम दिस रेजर्वॉयर, नॉट ऑल द हीट बट इट विल टेक ऑब्वियसली सम हीट, जब तक कि इसका टेम्परेचर T1 नहीं हो जाता, ठीक है। अब तुम क्या करो, सडनली इसको उठा के एक इंसुलेटर पे के ऊपर रख दो, इसको उठा के तुम क्या कर दो, इसको एक इंसुलेटर के ऊपर रख दो, ठीक है। तो अब पहले देखो इसका पोजीशन ए था, फिर से कुछ हीट वीट ली और ये एक्सपैंड होके मान लो इस बी पोजीशन तक पहुंच गया, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, आपको क्या लगता है, अब जब जैसे ही तुम इसको, तो यहाँ पर बेसिकली क्या था, दिस इज अ काइंड ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, ये जो बी वाला पॉइंट है अभी क्या होना चाहिए, कंप्रेस होगा कि और एक्सपैंड होगा, क्या लगता है आपको बच्चों, व्हाट शुड हैपन, और ये कौन सा प्रोसेस है, अभी ये कौन सा प्रोसेस है, बताओ जल्दी से। देखो इसने कुछ हीट ली रेजर्वायर से और ये एक्सपैंड हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक एक्सपैंड हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ दिस रेजर्वायर वी रिप्लेस इट विद इंसुलेटिंग मटेरियल, यहाँ पर भी मैंने एक इंसुलेटर रख दिया है, अब इससे हीट बाहर भी नहीं जा सकती, हीट अंदर भी नहीं आ सकती है, दिस इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, यस बच्चों जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ पर, Adiabatic. यस दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा, जल्दी से बताओ, एडियाबैटिक में एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, यस जल्दी से बताओ, ऑब्वियसली इसके पास एनर्जी है ना, सी दिस हैज एब्सॉर्ब्ड सम एनर्जी फ्रॉम दिस रिजर्वर, अब इसको एनर्जी है इसके पास, ठीक है, इसके पास अभी एनर्जी बच्चों है, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, ये फर्दर सी पॉइंट तक एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा यहाँ पर, इन दिस केस देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंशन। अब तुम क्या करो, अभी जब सी पर आ गया, तो अब हो सकता था ये टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, हो सकता है 500 केल्विन था, अब तुम इसको 100 केल्विन पर ले आओ या 200 केल्विन 300 केल्विन, जो जितने भी टेम्परेचर पे तुम्हें इसको लाना है अभी, बट इससे कम टेम्परेचर, ये अब
अब हम अगेन इस यहाँ पर एक टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे सी पर, ठीक है। और ये जो T2 टेम्परेचर है बच्चों, ये इस टेम्परेचर से कम है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा। कंप्रेशन। हाँ, अभी गैस क्या करेगी, अपना और टेम्प जो भी इसके पास एक्स्ट्रा हीट था, अभी इट विल स्टार्ट गिविंग दिस हीट टू दिस रेजर्वायर, ठीक है। तब तक कब तक देती रहेगी, जब तक इसका टेम्परेचर T2 नहीं हो जाता, करेक्ट, ठीक है। फर्दर इट विल गिव सम हीट। तो बेसिकली यहाँ पर टेम्परेचर T1 था। एक्सपेंशन जब होता है, देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब भी होता है तो इसका टेम्परेचर फॉल होता है, आपको इतना मालूम होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जैसे मैंने देखा इसका टेम्परेचर, एक्चुअली में इसका टेम्परेचर T2 हो गया, तो हमने इसको एक यहाँ पे दिस एक क्या बोलते हैं, एक रेजर्वायर के ऊपर रखा जिसका टेम्परेचर एक्चुअली में T2 था, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इट एज अ, इसको हम कैसा कर रहे हैं, आइसोथर्मल की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। और अगेन अब हम इसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में कहां तक लेके जाएंगे, लेट्स से एक हम इसको हम सम पॉइंट, हम एक डी पॉइंट तक हम लेके गए इसको, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में। तब तुम्हें लग रहा होगा कि ये कंप्रेस अपने आप तो हो नहीं सकता, ये कंप्रेस, करेक्ट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो ये अपने आप तो कंप्रेस होगा नहीं ना बच्चों, अपने आप तो कंप्रेस नहीं होने वाला है। तो तुम क्या करो, तुम इसमें यहाँ पे तुम इसको धीरे 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 यू कंप्रेस इट योरसेल्फ, क्योंकि कंप्रेशन वाला जो फिनोमिना होता है वो खुद से नहीं होता है मोस्टली, ठीक है। और फिर अगेन इसको तुम एडियाबैटिक वॉल पे रख दो, ठीक है। और अगेन जैसे ही तुम इसको एडियाबैटिक वॉल पे रखोगे, सो दिस वाज सी, दिस इज डी, तो जैसे ही तुम इसको एडियाबैटिक वॉल पे रखोगे, तुम इसको फाइनली कंप्रेस कर दो, कहां तक, जब तक ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे ना आ जाए, ठीक है। ठीक है बच्चों, करेक्ट। तो जैसे इनिशियल, जैसे तुम इसको यहाँ पे कंप्रेस करोगे, वैसे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर नाउ विल इंक्रीज। देखो यहाँ पर ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब भी एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर विल इंक्रीज, कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि हम इसको अब उसकी ए वाली स्टेज पे ले आए हैं, ए वाली स्टेट पे लेके आ गए हैं, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा फाइनली इट विल कम टू T1, क्योंकि अभी देखो इसका वॉल्यूम का वही वॉल्यूम उतना ही है, प्रेशर उतना ही, तो टेम्परेचर भी विल अज्यूम इज हाउ मच, T1, ठीक है। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या, एटलीस्ट ये स्टेप्स क्या क्या किए ये समझ में आया क्या, यहाँ पे स्टेप्स मैंने क्या क्या किए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, से यस नो समथिंग। यस सर। तो अभी शायद आपको कुछ पूरी कहानी समझ में नहीं आ रही होगी यहाँ पर, अभी जब इसका ग्राफ बनेंगे तब आपको शायद इसकी पूरी कहानी समझ में आए, ठीक है। तो अब देखो, अब लेट्स ड्रॉ इट इन पीवी ग्राफ, इसका पीवी ग्राफ बनाते हैं। सर वो एक ही मिनट हो गया दिखाओ। हाँ एक सेकंड, क्या बोल रहे हो, ओके यू वांट टू राइट इट डाउन, लिख लो, लिखना है तो। सर एक मिनट। पीवी ग्राफ, ओके ओके यस। तो देखो इस वाले पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, करेक्ट, ए से बी हम गए ना आइसोथर्मल में, तो इसको हम एक आइसोथर्मल कर्व की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, करेक्ट।
ये बच्चों ग्राफ बहुत ध्यान से देखना, इसमें आपको ग्राफ पूछता है कभी कभी, और कोई भी प्रोसेस हो, करेक्ट, कैसा भी प्रोसेस होने दो, अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया ना, तो कोई सी भी साइकिल रहने दो, आप उसका एंट्रोपी एंट्रोपी सब निकाल सकते हो। अब देखो, तो ए से बी तक ये कुछ ऐसा जाएगा, आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल आपको मालूम है, आइसोथर्मल कर वैसा रहता है ए से बी तक, ठीक। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ओके। अब बताओ, ये यहाँ पे बी से सी जब गया, ये बी से सी मुझे कैसा बनाना पड़ेगा? बी से सी कौन सा प्रोसेस है? ये एडियाबैटिक है और एक्सपैंड हो रहा है ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप कैसे दिखा सकते हो? तो ये देखो आइसोथर्मल कर रही है अपना, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कैसे दिखा सकते हो? एक ऐसे कर्व से दिखा सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो ए से बी कौन सा है अपना? दिस इज आइसोथर्मल। और बी से सी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए टू बी इज एन आइसोथर्मल थिंग। देन बी से सी, बी से सी जो जा रहा है अपना, दिस इज एन एडियाबैटिक थिंग, ठीक है। कर, अब देखो, अब हमने थर्ड में क्या किया था, इसको सी से डी तक लेके आए थे ना, मतलब इसकी वॉल्यूम हमने स्लाइटली कंप्रेस करना स्टार्ट कर दी थी, इसकी वॉल्यूम, ठीक है। इसकी वॉल्यूम जो थी हमने कंप्रेस करना स्टार्ट कर दी अभी इसकी वॉल्यूम। तो सी से डी अगेन दिस इज गोइंग टू बी एन आइसोथर्मली, हमने इसको कंप्रेस किया। ये हम सी से डी, सी से ए भी डायरेक्टली भी जा सकते थे, बट देन जो हमें अचीव करना है वी वोंट बी एबल टू अचीव दैट। तो अभी यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी अगेन एंड आइसोथर्मल। अब देखो, दोनों आइसोथर्मल कर्व्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे ना, ये कर्व और ये कर्व एक दूसरे को पैरेलल होगा ना। तो सी से डी तक आ गए, ओके, ठीक है। ये मतलब समझ लो पैरेलल एक दूसरे को, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। और फिर हम फाइनली कहां से आगे देखो, फिर मैंने आपको क्या बोला, ये इनिशियली डी पर था, ये डी पर था, ठीक है। डी से तुम इसको ए पर लेके आ गए, जो इसका इनिशियल पोजीशन था, ठीक है। तो अगेन just make it like this. So this is again a kind of a adiabatic process. सर आप वो ग्राफ पर वो दिखाए डायग्राम्स का रिलेशन एक बार फिर से बता सकते हो? हाँ बता दूंगा, एक सेकंड, तो इस पॉइंट को डी ले लेते हैं, कर्व शुड बी समथिंग लाइक दिस। अब बताओ कौन सा बताना है आपको, बताओ कौन सा बताना है ग्राफ में। तो देखो ए से बी, अगेन आई रिपीट, ए से बी आइसोथर्मल, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन जो दिस वाज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इंजन में यही सब होता है, एक्सपेंशन दिस साइड, जैसे अभी यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कभी एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इसने एनर्जी दे दी, तो ये गैस कूल हो जाएगी, कूल होगी तो फिर ये कंप्रेस होगा, एक्सपेंशन कंप्रेशन, इग्निशन एक्सपेंशन कंप्रेशन, यही 3 स्टेजेस होती है इंजन की मोस्टली, ठीक है। इसी को पावर स्ट्रोक बोलते हो, ठीक है, ओके। सो तो पहले हमने क्या किया, ए से बी इसको एक्सपैंड किया आइसोथर्मली, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर बी से सी हमने इसको जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल पे रखेंगे वैसे और ज्यादा एक्सपैंड करेगी गैस। तो ये बी से सी एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है। क्यों एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है? क्योंकि ना तो यहाँ से हीट जा सकती है, ना तो हीट इसकी हीट बाहर जा सकती है, ना इस एटमॉस्फेयर की हीट अंदर आ सकती है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको T2, जो भी इसका टेम्परेचर T2 हो गया, उस T2 रिजर्वायर पे रख दिया इसको, और हमने इसको धीरे धीरे कंप्रेस करना स्टार्ट किया। नाउ वी वांट टू मेक इट टू अ पॉइंट जहां पर ये अपना T1 टेम्परेचर को गेन कर सके, ताकि, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अभी जब तुम इसको कंप्रेस करो तो प्रेशर ऑब्वियसली देखो इंक्रीज करेगा ना, तो अब तुम इसको डी पॉइंट तक तुमने कंप्रेस किया। सर पर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा ना? या दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन।
और ये तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इसको एक गैस को एक्सपैंड कराने के लिए तुम्हें यहाँ पे हीट देनी पड़ रही है ना, दिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से गैस एनर्जी, उसको कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, मतलब एक्सपैंड करने के लिए, सो लाइक दैट। तो यहाँ पे तुम कंप्रेशन करा रहे हो। कंप्रेशन कैसे हो गया? हाँ, तो ये भी तुमने इसको जैसे तुमने यहाँ पर एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा, उस तुमने सडनली डी पॉइंट से ए पॉइंट तक खुद से कंप्रेस कर दिया, ठीक है, खुद से नहीं होगा। वो इंसुलेटिंग का टेम्परेचर कम है क्या सिस्टम से? हाँ, इंसुलेटिंग का टेम्परेचर कम नहीं होगा ना, ये अभी नहीं, T1 मतलब वो टेम्परेचर। कंप्रेस कैसे हो गया? नहीं, तो तुमने किया ना उसको कंप्रेस, तुम उसको फाइनली उसको तुम ए पॉइंट पर लेके आ गए कंप्रेस करके, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू तुमने कंप्रेस कर दिया उसको। अच्छा, लेट्स ओके। अज्यूम लाइक दैट। खुद से तो कंप्रेशन मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यस सर। ओके, तो इतनी बात समझ में आई, तो इसी को मैंने बस एक ग्राफ के फॉर्म में बना लिया है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो एक ये पीवी ग्राफ है इसका, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, ए से बी वाली जो साइकिल है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, हीट को दे रहे हो ना, यू आर गिविंग सम हीट, हीट इज गेटिंग इनपुट, और सी से डी में देखो क्या हो रही है, हीट जो है वो क्या हो रही है, हीट यहाँ से बाहर जा रही है, सी से डी जब तुमने इसको यहाँ पे ऐसे कंप्रेस किया होगा तो कुछ हीट जो है यहाँ से बाहर गई होगी, करेक्ट। सो दिस इज सम आउटपुट पार्ट ऑफ द हीट, यहाँ पे हीट इनपुट हुई, यहाँ पे हीट आउटपुट, करेक्ट। अब चलो इसका जरा हम लोग एक टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी का ग्राफ बनाते हैं। देखो अगर मैं इसका टीएस ग्राफ बनाऊं, एक सिंपल है, डोंट गेट सो मच कंफ्यूज्ड, यहाँ पे टेम्परेचर रखूं, यहाँ पे एंट्रोपी रखूं, ठीक है। तो अब बताओ मुझे ए से बी कैसा होना चाहिए ग्राफ का शेप, ए से बी के बीच में ग्राफ का शेप कैसा आना चाहिए, बताओ मुझे कैसा आना चाहिए। देखो एनीवन, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है ना ए से बी के बीच में, बच्चों टेम्परेचर सेम है कि नहीं है, यस सर। यस सर। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे T1 जो भी टेम्परेचर, यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, और देखो हाँ ये सर। ऑब्वियसली टेम्परेचर इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो ये जो है ना बच्चों, ये दिस इज गोइंग टू बी ये T1 टेम्परेचर था इनिशियली, तो ये ए से, और एंट्रोपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ती है क्लोज सिस्टम की ना, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है बी से सी के बीच में, बी से सी की एडियाबैटिक की व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या लगता है आपको क्या होनी चाहिए। देखो हमने ऊपर जो एंट्रोपीज चेंज करी थी, मैंने आई थिंक एडियाबैटिक का जिक्र नहीं किया था वहां पे, हमने आइसोबारिक का देखा, हाँ जीरो हो गई है, क्योंकि वहां पे कोई हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, इसलिए एडियाबैटिक का एंट्रोपी हमेशा जीरो होता है। देखो आइसोबारिक का हमने ये देखा था एंट्रोपी, ठीक है, फिर हमने आइसोथर्मल का भी देखा था ना, आइसोथर्मल का हमने ये देखा था, फिर आइसोकोरिक में मैंने आपको बताया था ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, केवल ये वाला टर्म बचेगा, एनसीवी टी एफ बाई टी आई, करेक्ट। तो एडियाबैटिक का एंट्रोपी कितना होता है, एडियाबैटिक का एंट्रोपी जीरो होता है, तो हम इसको बी से सी के बीच में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे जो एंट्रोपी होगा दैट विल बी अनदर लाइन लाइक दिस, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, कब तक कांस्टेंट रहेगी, जब तक इसका टेम्परेचर T2 नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए, यहाँ पर देखो जीरो कैसे हो गया, एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो हीट ट्रांसफर यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, हाँ, करेक्ट, तो वो डेल्टा क्यू जीरो होगा। डेल्टा क्यू जीरो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर गेन कर रहा था, जब भी कोई चीज टेम्परेचर देता है तो उसकी एंट्रोपी कम होती है ना, जब भी कोई चीज टेम्परेचर को देता है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, करेक्ट। तो अभी अगर मुझे इसको
इसको मुझे यहाँ पे बनाना, तो आई जस्ट मेक इट, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रोपी शुड डिक्रीज। कहाँ तक डिक्रीज होगी? T2 तक डिक्रीज होगी ना, CDD तक डिक्रीज होगी, करेक्ट? ठीक। और फिर अभी हम क्या करेंगे, D से A पॉइंट तक आएंगे। कैसे आएंगे? दिस इज एन एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन मैंने बोला ऐसा कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ये मैं खुद से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एंट्रोपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर तुम देखोगे जो नेट एंट्रोपी है वो यहाँ पर एक्चुअली में 0 आ रही है। जो नेट एंट्रोपी आती है यहाँ पर, वो यहाँ पर एक्चुअली में इट विल बी 0। ठीक है, चलो हम इसको करके देखते हैं अभी। लेट्स डू सम डेरिवेशन ऑन दिस। तो बच्चों पहले तो मुझे बताओ यहाँ तक तुम सबको समझ में आया कि नहीं आया? सब बच्चों को देखो, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझा। इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से पहले तो। यहाँ पे S1 ले लो, इसको S2 ले लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ओवरऑल एंट्रोपी जब तुम इस पूरे सिस्टम की निकालोगे, एक साइक्लिक प्रोसेस टाइप का बन गया। तो यहाँ पे ओवरऑल एंट्रोपी डेल्टा S 0 आ जानी चाहिए ना, तो ये ध्यान रखना है इस बात का। चलो जल्दी से लिख लो इसको। बच्चों अब देखो यहाँ पे बहुत बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। जब मैं यहाँ पर बच्चों S1 माइनस S2 करूंगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक, when I am taking going from this point to this point। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी है? Q in, Q input, और यहाँ पे there's some heat rejected, that is Q out। ठीक है, तो S1 माइनस S2 देखो, बिकॉज दिस इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, करेक्ट? अगर मान लो मैं सिंपली A से इस पॉइंट तक भी गया, सो कैन आई से दिस इज माइनस ऑफ Q इनपुट अपॉन T। अब आप बोलोगे माइनस क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि आई एम सब्ट्रैक्टिंग अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ बिगर नंबर, S1 माइनस S2, दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। ठीक है, इसी तरह आई कैन आल्सो पुट S2 minus S1 as Q out upon T2, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सॉरी दिस इज T लिख देखिए मैं, T1 हो जाएगा ये, T2 हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है समझना बच्चों, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे आ गया ये, है कि नहीं है? यस और नो? करेक्ट ना? यस। और जब इन दोनों इक्वेशंस को तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से देखो एक रिलेशन मिलेगा, इनपुट अपॉन T1 माइनस इनपुट दिस प्लस Q out अपॉन T2, दिस इज इक्वल टू 0। और फाइनली जब तुम देखोगे तो Q इनपुट अपॉन Q आउटपुट इज एक्चुअली इक्वल टू T1 by T2। ये समझ में आई क्या बात? सर वो माइनस क्यू इनपुट क्यों किया? क्या? वो क्यू इनपुट को माइनस क्यों लिया? क्योंकि देखो ना, आप S1 माइनस S2 कर रहे हो ना, S1 इज अ स्मॉलर नंबर, S2 इज अ बिगर नंबर। जब S1 माइनस S2 करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, पर क्यू पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए नेगेटिव। यस यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Q इनपुट अपॉन Q आउटपुट, दिस नॉट एक्चुअली आउटपुट, दिस इज हीट रिजेक्टेड। तो मैं आउट की जगह यहाँ पे रिजेक्टेड वर्ड यूज करता हूँ। हीट इनपुट इतनी थी और हीट रिजेक्टेड इतनी थी, तो आउटपुट लग रहा है जैसे आउटपुट हमें इतना मिलेगा, इट्स नॉट आउटपुट,
दिस इज हीट विच इज रिजेक्टेड, दिस इज हीट रिजेक्टेड, करेक्ट। ओके, तो अब बच्चों आप सोच के देखो जरा, इतनी हीट रिजेक्टेड हो गई, इतनी हीट इनपुट थी, तो वर्क डन कितना हुआ होगा? वर्क डन कितना हुआ होगा? व्हाट विल बी वर्क डन? एनीवन? व्हाट विल बी वर्क डन? क्यू इनपुट माइनस क्यू रिजेक्टेड, ये तो वर्क डन हुआ होगा। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा ये वर्क डन? हमने हीट कितनी कितनी सप्लाई करी थी? हीट हमने इतनी सप्लाई करी थी, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी? Q input minus Q rejected, this is work done upon heat input, ये होगी ना एफिशिएंसी? एफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी? एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन अपॉन टोटल हीट दैट यू हैव काइंड ऑफ, इसको तुमने कितना हीट दिया था, यस और नो? एफिशिएंसी क्या होगा? वर्क डन अपॉन कितना हीट तुमने उसको दिया। Yes. तो एफिशिएंसी कितना हो गया? Q इनपुट माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q इनपुट, ठीक है। सो यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगी मेरी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q इनपुट, और Q रिजेक्टेड अपॉन Q इनपुट को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस T2 बाई T1। तो ये किसी भी इंजन का ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं, ये मैक्सिमम, इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आई बात? लिखना है इसको, जल्दी से लिखो, डायग्राम तो आप बना चुके हो, जल्दी से इसको लिख लो। तो यहाँ पर देखो, ए से बी तो तुम्हारा आइसोथर्मल कर रही है, पर जब तुम बी से सी जा रहे हो तो ये कौन सा प्रोसेस है? बी से सी कौन सा प्रोसेस है बच्चों? आइसोकोरिक। हाँ, आइसोकोरिक है। इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी हीट, यहाँ पे हीट आ रही जा रही है, और यहाँ पे जितनी हीट यहाँ पे आपकी, कुछ हीट यहाँ पे एंटर हो रही है, उतनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे भी एग्जिट भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये एक डिफरेंस है स्टर्लिंग और उसमें, किसमें? स्टर्लिंग और कार्नोट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, डोंट कंफ्यूज। सर वो क्या डिफरेंस है, फिर से रिपीट कीजिए। देखो, कार्नोट में हमने क्या देखा था? बी से सी का जो प्रोसेस था, बी से सी का जो प्रोसेस था, ये क्या था? एक एडियाबैटिक था ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और मालूम एडियाबैटिक कंप्रेशन तो होता ही नहीं एक्चुअली में ना। तो वी वर लुकिंग फॉर सम एक्चुअली में जो हम आइडियली जो इंजन बना सके, कार्नोट आप बना नहीं सकते हो कभी भी, ठीक है। बट स्टर्लिंग इंजन एक ऐसा इंजन है जो आप एक्चुअली में बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हमने एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड ऑल, हमने यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस ले लिया, देखो। एंड दिस इज अ रियल वर्ल्ड इंजन एक्चुअली में, दिस इज अ रियल वर्ल्ड इंजन, स्टर्लिंग इंजन। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, अगर तुम इसका टीएस ग्राफ बनाओगे, तो देखो ऑब्वियसली पहले तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बी से सी, तो ए से बी तुम गए, कार्नोट में क्या हो रहा था? ये ऐसे इट वाज गोइंग स्ट्रेट है ना, बट यहाँ पर देखो देयर सम हीट व्हिच इज गोइंग इन द सिस्टम और गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगा? दिस विल लुक एक पैरेललोग्राम जैसे मेरे ख्याल से, या एक समझ लो, नॉट एग्जैक्टली पैरेललोग्राम, बट मेरे ख्याल से ऐसा बन जाना चाहिए, जो भी ना एंट्रोपी ऐसे ये हो, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ये ऐसा कुछ तो बनेगा ये। तो ये देखो, यहाँ से बी से सी गया, और फिर सी से डी गए, फिर डी से ए। इतनी बात समझ में आई क्या? स्टर्लिंग में सर, तो एक्चुअली में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो अलग अलग डेटा देके वो सब चीजें दी रहती है, तो आपको यू नो QH देखो, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। एफिशिएंसी कोई भी इंजन रहने दो, एफिशिएंसी क्या होगा हमेशा?
एफिशिएंसी तो वर्क डन अपॉन हीट इनपुट होगा। यहाँ पे हीट इनपुट ये हो गई, वर्क डन कितने QH माइनस क्यू है, तो एफिशिएंसी तो हमेशा यही रहने वाला है, किसी भी इंजन का देख लो आप, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हाँ, बट यहाँ पर वो वाली कंडीशन अभी ट्रू नहीं रहेगी जो कार्नोट में ट्रू थी। मतलब यहाँ पर अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि 1 माइनस TL/TH, यू कांट से इट दैट, करेक्ट। और इसका जब तुम एफिशिएंसी निकालोगे तो कार्नोट से कम आएगा इसका एफिशिएंसी। कार्नोट का मालूम है सबसे ज्यादा क्यों आ रहा है एफिशिएंसी? एनीवन, एनी गेस व्हाई कार्नोट का जो एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी 0 कर दिया है, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो 0 कर दिया है, इसलिए कार्नोट के केस में एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये किस आपकी बुक में दिया हुआ है स्टर्लिंग इंजन, इसको जस्ट एक सर बार QH और QL ऐसा क्या है? यहाँ से हीट इनपुट इतनी है, दिस इज हीट विच इज रिजेक्टेड ना। H मतलब इनपुट और L मतलब आउटपुट ना? हाँ, हीट मतलब दिस हाई टेम्परेचर वाला जो सिंक है, एल मतलब लो टेम्परेचर वाला जो सिंक है उसको बोलते हैं, ठीक। समझ में आई बात बच्चों, सभी बच्चों को? ओके, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर देखेंगे। नाउ लेट्स सी रेफ्रिजरेटर। अब देखो रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, करेक्ट, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, ये कैसे काम करता है मालूम है आपको? मालूम है कैसे काम करता है रेफ्रिजरेटर या एसी कुछ? तो अभी तो रेफ्रिजरेटर में दो अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, बट अगर आपके घर में बहुत पुराना सा रेफ्रिजरेटर होगा, आज भी वैसे आते हैं रेफ्रिजरेटर वैसे तो देखो रेफ्रिजरेटर में पहले क्या अभी भी वैसे ही होता है एक्चुअली में, एक कंप्रेसर होता है, मालूम है आपको? रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर करके होता है, रेफ्रिजरेटर ऑलवेज हैव अ कंप्रेसर। और कंप्रेसर क्यों होता है उस वो भी आपको बताऊंगा, बट पहले समझो रेफ्रिजरेटर या जो एयर कंडीशनिंग है उसमें काम कैसे करता है। तो कभी भी अगर आपके घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ, एसी लगा हुआ है, तो उसमें देखो दो ट्यूब रहती है एसी में। एक को टच करोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर की रहती है वो ट्यूब, कहते वो स्लाइटली इनफैक्ट गर्म भी हो सकता है, और एक को टच करोगे तो एकदम ठंडी रहती है ट्यूब। ऑब्जर्व किया है आपने कभी इस चीज को? ऑब्जर्व किया है कि नहीं? और वो फैन से देखो, फैन से उसको बाहर फेंक देते हैं गैसेस एंड ऑल, देखा है कभी कि नहीं देखा? एसी में अगर कहीं लगा होगा, या इनफैक्ट कभी कभी देखो ना एसी से पानी टपकता रहता है नीचे, करेक्ट। एसी कभी किसी कमरे में लगा होगा, किसी ऑफिस में लगा होगा, तो उसके नीचे देखो कभी कभी बहुत सारा पानी गिरा हुआ रहता है। वो पानी क्यों गिरा हुआ रहता है, उसका रीजन क्या होता है? देखो एक्चुअली दो ट्यूब्स होती है एसी में या रेफ्रिजरेटर में। तो एक ट्यूब जो होती है ना बच्चों, ये जस्ट एकदम बेसिक सा फंडा है, एक थोड़ी मोटी ट्यूब रहती है ये वाली, और इसको तुम यहाँ पे गैस को एकदम हाई स्पीड में लेके आते हो और एक नोजल से इसको यहाँ पर एक्सपैंड करा देते हो, एकदम छोटी सी नोजल से इसको यहाँ पे से पास करा देते हो। तो जैसे ही ये गैस नोजल से पास होगी, जैसे ही गैस नोजल से पास होगी, वैसे ही क्या होगा, ये गैस तुरंत ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, दिस इज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। और तुम्हें मालूम है एडिया, यहाँ पे तुम कुछ हीट दे नहीं रहे हो, सडनली उसका तुमने वॉल्यूम तुमने उसको एक्सपैंड करा दिया। आई थिंक ये बड़ा रहता है ये वाला ट्यूब, ये वाला जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब बड़ा रहता है, एक्सपैंड करा देना तो और कंप्रेशन हो जाएगा फिर। ये वाला जो ट्यूब रहता है थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर आई और सडनली एक्सपैंड हो गई, ठीक है। तो जैसे एक्सपैंड होगी वैसे ही गैस क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी ये गैस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। और इस गैस को अभी गैस ठंडी हो गई, तो अब रेफ्रिजरेटर में तुम क्या करते हो, तुम रेफ्रिजरेटर में इसी ट्यूब को ऐसे से बांध देते हो, जो ठंडी गैस है इसको इस
यहाँ पे ऐसे बांध देते हो, ठीक है, जो तुम्हारे ऊपर जो आइस ट्रे वाले जो सेक्शन रहता है, और इसको तुम थोड़ा थोड़ा पूरे सब जगह रेफ्रिजरेटर के चारों ओर इसको तुम ऐसा, इस ट्यूब को ऐसे तुम काइंड ऑफ बाइंड कर देते हो, जिससे रेफ्रिजरेटर के अंदर देयर इज सम वो ठंड रहती है उसके अंदर। और कभी कभी आप देखो पुराने जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे स्पेशली, अभी तो यू हैव सम डबल डोर एंड ऑल दोस टेक्नोलॉजी, बट पहले जो रेफ्रिजरेटर होते थे उसमें एक इस तरह का ट्रे लगा रहता था, और यहाँ पे बहुत सारी आइस जम जाया करती थी। ऑब्जर्व किया था आपने, कभी देखा इस तरह के रेफ्रिजरेटर? यहाँ पे बहुत सारी आइस जम जाया करती थी यहाँ पे, और नीचे भी बहुत सारी आइस जम जाती थी साइड साइड में, तो उसको फिर तुम्हें हर बार डिफ्रॉस्ट करना रहता था उस रेफ्रिजरेटर को, तो उसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाता था। तो ये क्यों जम जाता था? क्योंकि वाटर वेपर एंड ऑल बहुत ज्यादा, दिस एक्चुअली वेरी कोल्ड है, कोल्ड, ये बहुत ठंड रहती है इसमें यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी वजह से ऊपर ऊपर यहाँ पे आइस जम जाती है एंड ऑल। एंड एसी में भी अब यहाँ पे ठंडा हो गया, और तुम क्या करते हो, तुम यहाँ से एयर को ब्लो करते हो, ठीक है, एयर को ब्लो करते हो, और जो गर्म हवा है उसको तुम ले जाके, एक फैन देखा होगा नीचे लगा रहता है एसी में, उसके थ्रू तुम उसको निकाल देते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? एक एग्जॉस्ट फैन रहता है जो कि रूम की सारी गर्म हवा को खींचता रहता है, और एक यहाँ पे फैन, कूलिंग फैन लगा रहता है जो ठंडी हवा रूम में अंदर फेंकता रहता है, ठीक है, तो इससे आपका जो रूम है वो ठंडा हो जाता है। बट अल्टीमेटली अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसी तुम्हारी बुक में इस तरह का डायग्राम दिया, बना देता हूँ मैं भी। एसी जो है वो एक लोअर टेम्परेचर से, मैं टीएल मतलब लोअर टेम्परेचर, टीएच मतलब हायर टेम्परेचर, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है लोअर टेम्परेचर से, करेक्ट, और हायर टेम्परेचर तक लेके जा रहा है। लेकिन ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि तुमने यहाँ पे कुछ वर्क डन किया है। समझ में आ रही बात? तुमने यहाँ पे कुछ वर्क डन किया है, इसलिए ऐसा पॉसिबल हो पाया है। तो इसने इस हीट को जो एक्सट्रैक्ट किया है, और यहाँ पे तुम्हारा जो वर्क डन हुआ, अगर तुम इसमें वर्क डन नहीं करोगे तो ये पॉसिबल, ये फिनोमिना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इनफैक्ट जब तुम बुक में अपनी पढ़ोगे तो सम स्टेटमेंट्स लाइक दिस, कि यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ लोअर सिंक टू अ हायर सिंक अनलेस एंड अंटिल यू डू सम वर्क, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में हम क्या देखते हैं, व्हाट वी डू इज, इसको हम क्यूएल बोल देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको आप के बोलते हो, ठीक है। एंड ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है बच्चों? अच्छा देखो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है, मैं यहाँ पे कैसे डेफिनेशन लिखता हूँ, व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी पे फॉर, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। तो व्हाट वी वांट, हमें इस हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, करना है कि नहीं करना है इस हीट को एक्सट्रैक्ट? तो what we want this heat to be extracted QL, and what we are paying for, we are paying for this, यहाँ पे जो आई हीट that is QH आ गई, तो we are paying for, what we pay for this W, करेक्ट। तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किसका आता है? वो कंप्रेसर जो वर्क कर रहा है यूजिंग सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही तो तुम पे करते हो, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, QL अपॉन QH माइनस Q, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। Yeah, this is coefficient of performance, correct। और अगर हम एक आइडियल रेफ्रिजरेटर मानेंगे, ठीक है, अगर हम एक आइडियल रेफ्रिजरेटर मानेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, QH अपॉन QL इज इक्वल टू TH अपॉन TL, ये आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए। और आइडियल रेफ्रिजरेटर तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी समथिंग लाइक, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दी गई, और ये कहाँ से आ रहा है, ये
ये जो स्टेटमेंट है हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ये जो कार्नोट इंजन था, कार्नोट इंजन, तो रेफ्रिजरेटर में भी देखो ऐसे ही कुछ तो हो रहा है। देखो कार्नोट में तुम क्या कर रहे थे, कार्नोट में तुम देखो, कार्नोट साइकिल में तुमने क्या किया था, तुमने कुछ हीट दिया, कुछ हीट चली गई वर्क डन के फॉर्म में, तुमने यहाँ पे कुछ हीट दी, क्यू एच मान लो हीट दी, ये चली गई वर्क डन के फॉर्म में, और तुम्हारे पास कुछ एक थोड़ी कम हीट बची यहाँ पे, थोड़ी कम हो गई, तो ये क्यू एल है। तो क्यू एच देखो ज्यादा है यहाँ पे, क्यू एल थोड़ी कम है, तो ये टी एच हो गई, ये टी एल हो गई, ठीक है। वर्क डन एंड ऑल। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। तो जो कार्नोट साइकिल में हमने देखा था, देखो यहाँ पे कार्नोट साइकिल में क्या हो रहा था, हीट यहाँ पे ऐसे आ रही थी, यहाँ पे ऐसे जा रही थी, और यहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा था। रेफ्रिजरेटर में उसका ठीक उल्टा हो रहा है, हम यहाँ पे एरोस को बस इन्वर्ट कर दो, तो रेफ्रिजरेशन इज काइंड ऑफ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल। रेफ्रिजरेशन जो है वो क्या है, कार्नोट साइकिल का एकदम उल्टा प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दिस स्टेटमेंट विल बी वैलिड। और यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, एफिशिएंसी नहीं फाइंड करते, हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जनरली जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो 2.5 होता है फॉर रेफ्रिजरेटर्स, जो घर में आपके रेफ्रिजरेटर्स रहते हैं। और जो एसी होते हैं एयर कंडीशनर, उनका ये रहता है 5 होता है। इसलिए देखो एसी में आपका ज्यादा बिल आता है कि नहीं है, एसी में बिल ज्यादा आता है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में ठीक है थोड़ा कम बिल आता है आपका, बट एसी चलाओ आप दिन भर, एसी चलाते रहो तो बिल देखो कितना कितना ज्यादा आ जाता है, ठीक। बिकॉज, ठीक है ना, ये क्यूएल आपका, दिस इज मोर इन केस ऑफ एयर कंडीशनर, ठीक है। चलो इसको जल्दी से लिख लो, आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर ओनली आज। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो खत्म हो गया है, थ्योरी पार्ट तो एटलीस्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, यू ट्राई इट फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है।